देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDAE 182, ठीक है? अगर आप देखेंगे हिंदी भाषा और संप्रेषण, इसके अगर आप देखेंगे दिसंबर 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं पूरा सोल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप देखेंगे इसका इसमें जितने क्वेश्चन हैं, टोटल 9 क्वेश्चन हैं, 9 के 9 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर मैं पढ़ाने वाला हूं और ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीके से 3-4 साल के मैं क्वेश्चन पेपर आपको जरूर सोल्व करवा दूंगा। आज की इस क्लास में दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं, ठीक है? BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये आपकी बुक का नाम रहेगा, ठीक है? तो एग्जाम में 5 क्वेश्चन लिखना होता है, टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। देखो क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से आता है जैसे आप सभी को स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब हम लोग बात करते, देखो एग्जाम देने जाओगे ना तो क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आएगा, ठीक है? भाई देखो 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? यानी एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और एग्जाम मात्र 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? एग्जाम मात्र 2 घंटे का होता है और 2 घंटे में हमें ये भी देखना है कि भाई 2 घंटे में ज्यादा लिखना भी नहीं होता है, ठीक है? 2 घंटे कब निकल जाते हैं बच्चे को पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों को 2 या ढाई पेज लिखना है, इससे ज्यादा किसी को लिखना नहीं है। पहली बात याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है? दूसरी बात रही कि 2 ढाई पेज लिखना है, ठीक है? और समय का विशेष ध्यान देंगे क्योंकि पहली बार बच्चे जब पेपर देने जाते हैं, क्योंकि पहला पेपर यही पेपर है, ठीक है? और पहले पेपर में अंदाजा भी नहीं है कि भैया कितना टाइम लगता है हम लोगों को लिखने में। तो कई बार बच्चे मेरे से आके बताते हैं कि भाई समय निकल गया, हम लिख नहीं पाए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। ये पेपर आपका कह सकते हैं मात्र 2 घंटे, अगर शाम का पेपर वैसे 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये पेपर चलेगा। याद रखिएगा मात्र 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसे मान लिया हम लोग पेपर ही लिख रहे हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। भैया जो भाषा है उसके कौन कौन से रूप हैं? और ये पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से ही आया है। क्या है? पहला क्वेश्चन जो पहले चैप्टर से ही पूछा गया है और ये 10 नंबर का पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। अब मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन लिखना है तो हम लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से देखेंगे, चलिए इसको मैं बताऊंगा। अगर हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आपकी बुक में दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो क्वेश्चन को लिखने से पहले सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर शीट पे डालो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिए, ठीक है? और फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी आंसर नंबर डालिए, आंसर नंबर 1, ठीक है? इतना डाल लिया। सबसे पहले क्या लिखो? सबसे पहले लिखो भूमिका। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? भूमिका लिखोगे। क्या लिखना? सबसे पहले हम लोग भूमिका बनाएंगे और भूमिका में क्या लिखोगे? अब मैं जो बोल रहा हूं वही लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना। भाषा के, अगर हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा को भौगोलिकता के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, इन सभी आधारों पर हमें भाषा में कई प्रकार के रूप दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भाषा अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। अगर हम लोग बात करें हमारे देश में, भाई यूपी बिहार में अलग प्रकार की भाषा है, केरला में अलग प्रकार की भाषा है, तमिलनाडु में अलग प्रकार की भाषा है, ठीक है? हम देखते हैं। दूसरा ऐतिहासिकता के आधार पर, अगर आप लोग देखें भाई कि पुराने टाइम में संस्कृत बोली जाती थी, मध्यकाल में यहाँ पर अरबी फारसी बोली गई, आज के समय में अंग्रेजी और हिंदी भाषा बोली जा रही है, ठीक है? प्रयोजन के आधार पर, जैसे कई बार कोई प्रयोजन है, हमारा कोई खास उद्देश्य होता है तो किसी खास उद्देश्यों के लिए विशेष प्रकार की भाषा बोली जाती है। अगर हम लोग किसी विषय की बात करें तो अलग अलग विषय में अलग अलग प्रकार की भाषा का यूज होता है। तो ये हमारी क्या बन गई? भूमिका। अब हम पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या रहेगा? भौगोलिकता के आधार पर भाषा क्या है? भौगोलिकता के आधार पर भाषा की क्या प्रकार है? पहला भैया व्यक्तिगत बोली। क्या है? पहला क्या है? व्यक्तिगत बोली। सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय संबंध में व्यक्ति की भाषा पर प्रत्यक्ष करें भैया, सामाजिक के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के आधार पर व्यक्ति की जो भाषा होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इसी कारण से हर व्यक्ति की बोली व्यक्तिगत बोली होती है। हर व्यक्ति के बोलने का तौर तरीका क्या भैया? अलग होता है। क्या होती है? व्यक्तिगत बोली होती है। दूसरा कहती है स्थानीय बोली। कई सारी जो व्यक्तिगत बोलियां होती हैं, क्या बोलोगे? कई सारी जो व्यक्तिगत बोलियां होती हैं वही मिलकर के क्या है? एक स्थानीय बोली बनती है। क्या बनती है? एक स्थानीय बोली का क्या होता है? विकास होता है।
अगला होता है उपबोली। उपबोली का मतलब कई सारी जो स्थानीय बोलियां होती हैं वह मिलकर के उपबोली बनाती हैं। उपबोली जैसे जैसे भोजपुरी है, ठीक है, या गोरखपुरी है, नागपुरी है, इस प्रकार की क्या होती है हमारी उपबोलियां होती हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी उपबोली है। उपबोली के बाद होती है बोली, ठीक है, बोली। एक से अधिक जो उपबोलियां होती हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, किसी बोली का निर्माण करती हैं। एक से अधिक जो उपबोली हैं वो क्या करती हैं, किसी बोली का निर्माण करती है। जैसे बिहारी है, बिहारी में बोली में देखोगे तो जैसे भोजपुरी है, मैथिली, मगही है। और फिर अगला है उपभाषा। कई सारी जो उपबोलियां होती है वह उपभाषा का निर्माण करती हैं, जैसे बिहारी, राजस्थानी, इस प्रकार से। और भाषा, कई सारी जो उपभाषाएं होती है वह भाषा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब हम लोग बात करें भाषा को प्रयोग के आधार पर। प्रयोग यानी यूज के आधार पर भाषा कितने प्रकार की होती है। क्या प्रयोग यानी यूज के आधार पर। जैसे हम लोग अलग अलग जगह पर होते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार की भाषा कैसे बोलते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने प्रकार हैं। तो पहला भैया सामान्य बोलचाल की भाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा हम उसको बोलते हैं कि जहां पर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, जैसे हमारे घर परिवार हैं, जहां पर किसी प्रकार की व्याकरण का ध्यान नहीं रखना पड़ता ना। वजह से हम लोग घरों में है, परिवारों में है, अपने गली मोहल्ले में है, सामान्य बोलचाल की भाषा यानी कॉमन लैंग्वेज जिसको हम बात बोलते हैं ना। किसी भी समाज में रोजमर्रा यानी डेली रूटीन में जो भाषा बोली जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा। यानी इसमें किसी व्याकरण की, किसी शब्दावली की कोई ध्यान नहीं। दूसरा तो भैया साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा मतलब समझते हो, जो साहित्यकार है, जो कवि ववि है, जैसे प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, महर्षि शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी जो साहित्य होते, साहित्यकार होते हैं, जो कविता वविता लिखता, कहानी वानी लिखता है, ठीक है, उन वो कैसी भाषा बोलता है जी, वो सारे साहित्यिक भाषाएं बोलती है। साहित्यिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूस है, जर्मन है। यानी जिन जिन भाषाओं में साहित्य यानी जो जो भाषा नियम कानूनों के अनुसार तोड़ करके चलती है। दूसरा होती व्यावसायिक भाषा। क्या होती है व्यावसायिक भाषा का मतलब होता है कि जो लोग व्यापारी की, जो जैसे मान लो हीरा व्यापारी है, ठीक है, या जैसे मान लो थोक बाजार वाले हैं, जैसे जैसे हमारा मार्केट है, ठीक है, वो व्यावसायिक भाषा है। किसी भी व्यवसाय में जिस विशेष प्रकार के टेक्निकल जो शब्द हैं, जो तकनीकी शब्द हैं, ये हमारी क्या होती है भैया, व्यावसायिक भाषा होती है। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने कई बार देखा कि मंडी में कोई सामान बिक रहा है, इतना रुपया प्रति कुंटल बिक रहा है। मंडी के भाव अलग होते हैं। जैसे मंडी बोले भैया मंडी में मंदी चल रही है, ठीक है, या बोलेगा कि जो गेहूं के दाम है, गेहूं के दामों में उछाल आ गया है। उछाल क्या है, यानी प्राइस उसका बढ़ गया है, ये बोल रहा है ना। तो यह क्या होती है व्यावसायिक भाषा, यानी व्यवसाय, किसी व्यापार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग के आधार पर वो क्या होती है, व्यवसायिक भाषा होती है। अगली कहते हैं कार्यालय भाषा, यानी जो हमारे दफ्तर वफ्तर होते हैं, कार्यालय ऑफिस जो होता है ना, वहां पर जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उसको हम कार्यालयी भाषा बोलते हैं। वहां पर जैसे बोलेगा कि फलाने को सस्पेंड कर दो, तुमको पदोन्नत किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है, आपको आदेश दिया जाता है। इस प्रकार की भाषा कहां पर बोली जाती है, जो हमारे कार्यालय है, यानी जो ऑफिस ऑफिस होता है वहां पर बोली जाती है। ठीक है, अगला राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का मतलब होता है कि सरकार के कामकाज की भाषा। जैसे भारत में जो हिंदी है वह राजभाषा है। भारत सरकार यानी इंडिया गवर्नमेंट जो है वह काम करने के लिए कहती है भैया राजभाषा का प्रयोग करती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजभाषा। यानी सरकार जो भी नोटिफिकेशन निकालेगी, कोई सूचना फूचना निकालेगी या कोई कानून आनून बनाएगी, तो क्या है वह राजभाषा। जैसे भारत में हिंदी जो है वह एक राजभाषा है, यानी नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं, बल्कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, भाषा का दर्जा दिया गया। अगर आप देखेंगे ना, राजभाषा की बात हो, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, यानी किसी देश में जो भैया मेरी एक ही भाषा बोली जाती है उसी को बोलते हैं राष्ट्रभाषा। अगली होती है गुप्त भाषा। क्या है, अरे गुप्त भाषा यानी जिसको हम बोलते हैं कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज जैसे चोरों की भाषा, डकैतों की भाषा, ठीक है, जो खुफिया वाले होते हैं ना, सीआईडी फीआईडी जो होता है, इनकी जो भाषा होती है इसको कोड लैंग्वेज। जैसे कोड लैंग्वेज बोलता है, जैसे बोलता है फलाने की सुपारी निकाल दो। जैसे गुंडे बदमाश नहीं होते हैं, तुमने टीवी में देखा होगा, वो उसमें फोन करके बोलेगा इसकी सुपारी निकाल दो। सुपारी क्या है, यानी इसका फलाने को मर्डर कर देना है, इसका काम तमाम हो गया। क्या है बोलता है ना, सुना भी होगा तुम सबने फिल्मों में ना इस प्रकार का डायलॉग, सुपारी निकाल दो। खोखा, खोखा मतलब समझते करोड़ों को बोलते खोखा। जैसे बोलेगा 2 खोखा लगेगा, इसका मतलब क्या 2 करोड़ कह रहा है बात ना। ठीक है, ये क्या है गुप्त भाषा है, समझ रहे हो। गुप्त भाषा यानी कोड लैंग्वेज, यानी सिर्फ वही 2 लोग बात को समझ पा रहे हैं, बाकी दूसरे व्यक्ति क्या उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं उन शब्दों को। अगला तो भैया मृत भाषा कहते हैं। मृत भाषा मतलब जो भाषा पहले बोली जाती थी लेकिन आज नहीं कोई बोलता है,
उसी को बोलते हैं भैया मेरे मृत भाषा, जो भाषा मर चुकी है, जिस भाषा का प्रयोग अब धीरे-धीरे क्या हो गया है जी, बंद हो गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृत भाषा। यानी अब उस भाषा का प्रयोग जो है, यूज़ होना खत्म हो गया है। अगला निर्माण के आधार पर किस प्रकार की, निर्माण के आधार पर भाषा है, जैसे सहज भाषा यानी जो स्वाभाविक रूप से बोलचाल की भाषा सहज भाषा है। कृत्रिम भाषा यानी जिस भाषा में बनावट के आधार पर कृत्रिम भाषा, ठीक है? तो इतना लिख लेना। देखो 10 नंबर के लिए 2-2.5 पेज लिखना है, इससे ज्यादा कोई लिखना नहीं है, ठीक है? जितना मैंने बताया इतना लिख देना और हेडिंग बना-बना के, और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है कि क्या लिखोगे कि भैया जो भाषा है वह निर्माण के आधार पर, कार्य के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, ठीक है? काम-काज के आधार पर जो भाषा होती है या क्षेत्र के आधार पर, भाषा क्या है, हमेशा बदलती रहती है। भाषा का जो स्वभाव है वह एक प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। काम-काज की भाषा अलग होगी, सामान्य बोलचाल की भाषा अलग होगी, हम लोग अपने घर परिवार में बात करते हैं वहाँ भाषा अलग होगी, ठीक है? हम स्कूल कॉलेजों की भाषा अलग होगी, ज्ञान विज्ञान की भाषा अलग है, कार्य व्यवहार की भाषा अलग है। यानी भाषा का जो रूप रंग है वह समय और स्थान और प्रयोग के आधार पर क्या होता है, बदलता रहता है। इसको नीचे का डालना निष्कर्ष, और लगभग 2-2.5 पेज लिख करके काम तमाम। ये क्वेश्चन इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले डाला भैया भूमिका, भूमिका लिखा, उसके बाद जितने मैंने पॉइंट बताए सारे पॉइंट लिखे आपने, और लास्ट में लिख दिया आपने, क्या लिख दिया जी, निष्कर्ष। क्या लिखा भाई मेरे, निष्कर्ष। और निष्कर्ष 2-2.5 पेज यानी 2-3 लाइन लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है, इतना लिख करके खत्म कर देना है, ठीक है? और 10 नंबर का क्वेश्चन, और 10 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 पेज, इससे ज्यादा कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि एग्जाम मात्र 2 घंटे का है। ज्यादा टाइम लेकर के लिखोगे तो भाई समय नहीं बचेगा, इसलिए टाइम को यूज करते हुए हमें पांचों के 5 क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, लिखने रहते हैं। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। यानी जो दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, स्वर और व्यंजन जो है इसके उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। देखो ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर दूसरे से क्वेश्चन आपका क्या है, पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं आप सबको करवा देता हूं। चलिए क्वेश्चन इसको भी पढ़ा देते हैं, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या सोल्व करने। दूसरा जो क्वेश्चन है ना आपका, यहां से पूछा गया स्वर एवं व्यंजन के उच्चारणों में होने वाले प्रश्न। देखिएगा, वर्णों के उच्चारण में होने वाले व्यापार यत्नों का प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न के 2 भेद हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्यंतर प्रयत्न। देखो वर्णों के उच्चारण से पूर्व होने वाले प्रयत्न को अभ्यंतर, देखो किसी वर्ण का उच्चारण अगर करते हैं उससे पहले अगर कोई चीज होती है उसको बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है? हर ध्वनि के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। देखो जब हम लोग अपने मुंह से किसी भी ध्वनि को बोलते हैं, जैसे मैंने बोला का, खा, गा, घा, तो भाई यानी हर ध्वनि को बोलने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ा। मुंह के भीतर प्रयत्न होने के कारण उसे अभ्यंतर, यानी जैसे मैंने कोई ध्वनि बोली और मेरी दांत में, जीभ में अगर वो इसको टकरा रही या कुछ हो रही है, उसको बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्यंतर प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न को बाह्यंतर प्रयत्न, यानी मुंह के बाहर प्रयत्न को, यानी मुंह के बाहर जो प्रयत्न होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्यंतर। देखो जैसे मैंने किसी वर्ण का उच्चारण किया तो भाई मेरे मुंह के अंदर में नाक, सॉरी, जैसे मुंह के अंदर में जीभ है, होठ है, दांत है या तालु है, तालब इसको बोलते हैं, ठीक है? अगर इनका यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्यंतर प्रयत्न का मतलब होता है कि जैसे मैंने किसी वर्ण का उच्चारण किया और मेरे मुंह से बाहर के जो पार्ट है उसका अगर यूज में आ रहा है तो उसको बोलते हैं बाह्यंतर प्रयत्न। देखो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार प्रमुख रूप से प्रयत्न निम्नलिखित किए जाते हैं, जैसे घोष, अघोष, जातपी, अल्प प्राण, महाप्राण, मौखिक ध्वनि, नासिका ध्वनि, मौखिक नासिका ध्वनि, स्पर्श, संघर्षी, ठीक है? इस प्रकार के अगर देखोगे 20 से ज्यादा क्या है प्रयत्न होते हैं, नहीं जैसे घोष, अघोष, संघर्ष, मौखिक ध्वनि, नासिका ध्वनि, मुख्य नासिका ध्वनि, स्पर्श, संघर्षी यानी जैसे किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो शब्द है उसको बोलने में एक प्रकार से यानी जो हवा है उसको निकलने में दिक्कत, उसको संघर्षी, स्पर्शी, यानी जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो टकराती है, इसको स्पर्शी बोलते हैं ना। इस प्रकार के यानी हम लोग जब किसी स्वर का प्रयोग करते हैं या किसी व्यंजन को बोला जाता है तो हमारे मुख विकार में, मुख में से जो हवा निकलती है वह कहीं से टकरा रही है, इसको बोलते हैं भाई अंदर टकरा रही, तो क्या अभ्यंतर प्रयत्न हो गया। बाह्यंतर प्रयत्न क्या है,
कि बाह्यंतर यानी बाहर के पार्ट, जैसे नाक है, ठीक है, कंठ है, इनका अगर जो यूज हो रहा तब बोलते हैं बाह्यंतर प्रयत्न है। जैसे हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करोगे तो जो हवा है पूरी तरह से हमारे नाक से निकल रही है, नहीं, ठीक है, तब उसको नासिका व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता कि नासिका ध्वनियां बताओ या नासिका व्यंजन ध्वनियां बताओ, तो यहाँ पर इसी को यहाँ पर हम लोग क्या प्रयत्न बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए। जैसे बाह्य प्रयत्न के भेद क्या है? बाह्य प्रयत्न जैसे जिह्वा, जो बाह्य प्रयत्न जैसे बाह्य यानी कहने का मतलब बाह्य प्रयत्न जैसे जीभ का प्रयोग हुआ, ठीक है, जैसे जीभ का प्रयोग आया, या जैसे नाक का प्रयोग है, जीभ का प्रयोग है, नाक का प्रयोग है। स्वर तंत्रिका में ना, जैसे घोष अघोष है, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास या स्वर तंत्री कंपित होती है उन्हें घोष कहा जाता है। जैसे जैसे मैं बोलूं गा, घा, ड़ा, चा, झा, ड़ा, ढा, ये सारे क्या है? घोष। अघोष क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कह सकते हैं कि स्वर तंत्रिका, ठीक है, झलकती है, वह अघोष कहलाते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, जा, धा, टा, था, पा, फा, सा, हा, सा, ये बोलते हैं ना। जैसे प्राण और अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु मात्र कम मात्रा में बाहर निकलती उसको अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजन के उच्चारण में जो हवा है अधिक मात्रा में निकलती उसे महाप्राण कहते हैं। ये क्या है? इस प्रकार से यानी किसी भी स्वर का उच्चारण करो, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करो, तो वहां पर जो हवा निकल रही है वो कहां से निकल रही, कैसे निकल रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रयत्न। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पर प्रयत्न बोला जाता है। स्वर और व्यंजनों के उच्चारण में होने वाले जो प्रयत्न होते हैं किस प्रकार के, उसे बोला जाता है। इसलिए अभ्यंतर प्रयत्न है और बाह्यंतर प्रयत्न है कि कई बार जो मुख के अंदर से सारा प्रयत्न होता है और कई बार मुख से जो हमारे बाहर की चीजें हैं उनके जरिए प्रयत्न किया जाता है। तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई किसी स्वर का उच्चारण होता है या किसी व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अगर हम बात करूं तो टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन ए भी आएगा, ठीक है। और हमेशा मैंने बताया कि 2 पेज या 2.5 पेज ही लिखना है, इससे ज्यादा हम लोगों को लिखना नहीं है। और एग्जाम लिखते समय हमेशा उदाहरण जरूर देना, क्या उदाहरण जरूर देना है। और पेपर को लिखते समय ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, इसके छोड़ करके किसी भी पेन का आपको लोगों को यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। स्वरों के प्रकारों को रेखांकित कीजिए, यानी स्वर कितने प्रकार के हैं, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। स्वरों के प्रकारों को रेखांकित कीजिए या बताइए स्वर के कितने प्रकार हैं। ये क्वेश्चन भी क्या पूछा गया? तीसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब इसको अगर आपको एग्जाम में लिखना तो कैसे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन जो रहा जैसे था स्वर के प्रकार बताइए, तो भाई स्वर के प्रकार जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 जैसे लिख दिया तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद आप इसको आंसर को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्वरों के प्रकार पूछ रखा, तो सबसे पहले ना आप लोग ना भूमिका डालो। क्या डालो जी? भूमिका। और भूमिका में क्या लिखना? भूमिका में स्वर किसे कहते हैं। तो जैसे भूमिका लिखा तो आप लिखो, जैसे बोलते हैं ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, किसी व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता या किसी व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है उनको हम स्वर बोलते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। क्या है? स्वर जो है क्या होती है? स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और स्वर कितने थे? स्वर कुल 11 है। स्वर कितने हैं? कुल 11 स्वर हैं, ठीक है। स्वरों के स्वर 3 प्रकार का होता है। क्या बोलोगे? भूमिका में लिखोगे स्वर 3 प्रकार का होता है। जैसे हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। स्वर कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार का। क्या है? हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ये आपको क्या लिखना? भूमिका में। और भूमिका में लिखने के बाद आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा हरस्व स्वर किसे कहते हैं। क्या पहला हेडिंग बनाओगे? क्या लिखोगे? हरस्व स्वर। क्योंकि एग्जाम में यही पूछा गया स्वरों के प्रकार बताइए, स्वर कितने प्रकार के हैं। तो स्वर कितने प्रकार के? स्वर 3 प्रकार के। और कितने स्वर होते हैं? टोटल 11 स्वर होते हैं। तो हरस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिएगा, देखिएगा आपको याद होगा स्वरों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की चर्चा के दौरान मात्रा को भी एक आधार के रूप में उल्लेखित किया गया, जहां मात्राओं का अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में, कह सकते भैया जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उन्हें हरस्व स्वर कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा, क्या बोलोगे? यानी एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हरस्व स्वर कहते हैं। क्या बोलोगे? जिन स्वरों के उच्चारण में मात्र एक मात्रा लगती है या कम से कम समय लगता है उन्हें हम हरस्व स्वर कहते हैं। अगर एग्जांपल जैसे आ, ई,
उ, री, ये इनको हर्ष स्वर माना जाता है। ये क्या है? हर्ष स्वर है। जैसे आ, ई, उ, री, ये क्या है? हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये क्या, इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर है। हर्ष स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। हर्ष स्वर को मूल स्वर या कहा जाता है। अगर हम हर्ष स्वर के देखो, हर्ष स्वर कितने हैं इनका उदाहरण भी एग्जाम में जरूर लिखना। हर्ष स्वर के उदाहरण जैसे आ, ई, उ, री, इनका उदाहरण करके ब्लैक पेन से इनको लिखना। ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके बताना कि क्या है, कौन-कौन से हर्ष स्वर हैं। हर्ष स्वर के बाद अगली हेडिंग बनाओ दीर्घ स्वर की से दीर्घ स्वर। अगले ब्लैक पेन से हेडिंग बनी, क्या बनेगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिएगा, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में क्या बोला? ध्यान सुनो। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या बोलोगे? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से भी अधिक समय लगता है या ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब भैया बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी ऐसा ऐसा स्वर जिसमें कह सकते हैं हर्ष स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, उसको दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है? दीर्घ स्वरों को अंग्रेजी में लॉन्ग वोवेल कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर भैया 7 हैं। कितने स्वर हैं जी? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। कौन-कौन से? जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कौन-कौन से हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। क्या है? 7 है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? 7। इन्हीं सातों को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इन्हीं को दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से भी ज्यादा समय लग रहा है वही दीर्घ स्वर है। अगला देखो, अगला जैसे हम लोग बात करेंगे, अगला देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तीसरा हेडिंग बनाओ, लिखो संयुक्त स्वर। लिखो, वैदिक काल में संयुक्त स्वर लिखो और एक ऐसे लाइन खींच दो और फिर लिखना शुरू करो। लिखो, वैदिक काल में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी। कहने भैया जब वैदिक काल चलता था ना, उस समय जो संयुक्त स्वर थे 4 थे। वह थे ए, ऐ, औ, औ, ए, औ। ठीक है? 4 थे। लेकिन संस्कृत के आते-आते संयुक्त स्वरों से, यानी अब संयुक्त स्वरों की संख्या क्या है? 2 है। पहले संयुक्त स्वर 4 होते थे, लेकिन अब संयुक्त स्वर कितने रह गए भैया? 2 रह गए हैं। ठीक है? क्योंकि ए और ओ क्या है? कह सकते हैं मूल स्वर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? क्योंकि अब वो जो है मूल स्वर बन गए हैं, कह सकते हो। अब कह सकते हैं संयुक्त स्वर क्या है? ए, जैसे भैया, मैया, रुपैया, ए शब्द ए है। क्या है? ये संयुक्त स्वर है। और औ, जैसे पावा, कौवा, ये क्या है? ये क्या है? एक प्रकार से अगर बोलोगे संयुक्त स्वरों की संख्या 2 है। पहले संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती थी? 4 होती थी। बट पहले तो भैया 4 होते थे, लेकिन अब भाई मेरे 2 ही होता है। ए, ऐसे लिख देना, ए और औ। क्या है? 2 ही हमारे क्या है? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है? ऐ, मूल स्वर जैसे कैसा, पैसा, बैल आदि शब्दों के बाद ए या की श्रुति नहीं है। ए का उच्चारण मूल स्वर के रूप में होता है। यानी पहले संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी, लेकिन अब संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी रह गई है? मात्र 2 रह गई। कितनी रह गई जी? मात्र 2 रह गई है। लास्ट में क्या लिखोगे? निष्कर्ष लिखना चाहते तो लिख सकते, कोई जरूरी ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है? लिखा जा सकता है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे भाई? कि स्वरों की संख्या, ठीक है, अगर बात करें स्वरों की संख्या 7 है। स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है? इस अगर हम स्वरों की बात करें, वैसे जो स्वर होते हैं उनकी स्वरों की संख्या क्या है? 11 है। आप निष्कर्ष लिख सकते हैं और 2-2.5 लाइन में कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपने पहले बता रखा उसी का एक प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है? इतना लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 10 ही नंबर का है और 10 नंबर में 2-2.5 पेज इनफ है। 3 पेज से ज्यादा कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि हमें समय का भी क्या है? ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है? चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चारण के आधार पर, क्या बोल रहा? उच्चारण के आधार पर किए जाने वाले वर्णों के भेदों की चर्चा की। यानी उच्चारण के आधार पर वर्णों में कितने प्रकार के भेद होते हैं? एक क्वेश्चन नंबर 4 है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, इसको भी क्या कर लेते हैं भाई मेरे, देख
जो आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा, देखो चौथा क्वेश्चन यहीं से आपका आंसर लिखना पड़ेगा, क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। देखो उच्चारण स्थान की चर्चा हम समझ चुके हैं। वर्णों के उच्चारण के लिए वायु को रोक करके कई प्रकार की विकृति करके कार्य किया जाता है। देखो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हवा निकल रही है, ठीक है भाई मेरे में से, यानी मुख से जो हवा निकलती है उसको रोक करके, उसको कई प्रकार के इधर उधर करके हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। वायु को मुख में रोक करके उसे किसी अन्य प्रकार से विकृत करने की क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। जैसे मान लिया मैं किसी वर्ण का उच्चारण को, जैसे मैंने बोला का, खा, गा, घा, छोटा, बड़ा, यानी मैं किसी भी वर्ण यानी वर्ण का उच्चारण करता हूं, ठीक है। और जब हवा मेरे मुख से निकलती है तो मैं हवा को रोक करके, यानी मुख से जो हवा निकल रही है उसको रोक करके उसको विकृत करने का जब प्रयास करता हूं, उसको तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करता हूं, उसी को प्रयत्न कहते हैं। इन प्रयत्नों के अनुसार व्यंजन के भेद के कई आधार हैं जिन्हें निम्नलिखित देखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले व्यंजनों के भेद, अवरोध करने की प्रकृति के आधार पर भेद किने, जैसे स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजन, देखिएगा स्पर्शी क्या बोलते हैं, जैसे जिन व्यंजन के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय कोई उच्चारण अव्यय यानी जिह्वा आदि किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श करते हैं, क्षण भर के लिए मुख विकार से वायु के मार्ग को अवरोध करती है, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। देखो कह रहे भैया, अगर मैं किसी व्यंजन का उच्चारण करूं और मेरे मुख से जो हवा निकल रही है वो किसी थोड़े टाइम के लिए, क्षण भर के लिए हवा जो वायु मार्ग को अवरोध करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से, जैसे का वर्ग, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये क्या है? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। अगला संघर्षी व्यंजन क्या है? कुछ व्यंजन के उच्चारण के समय उच्चारण अव्यय उच्चारण स्थान को स्पर्श कर सकने की स्थिति में ऊपर नहीं उठ सकते, पर दोनों एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि दोनों के बीच से वायु संघर्ष करके, देखो कई बार किसी व्यंजन का उच्चारण करोगे तो क्या होगा कि जो हमारे जैसे जीभ है, जैसे दांत है, ये आपस में पास तो आते हैं लेकिन बीच में टकराते नहीं है, और इसके बीच से जब हवा निकल जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। यानी वायु संघर्ष करके, यानी एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि वायु जो है उनके बीच से निकल जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। जैसे अगर आप सा, हा, सा, वा, ये क्या? संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन क्या है? कुछ व्यंजन के उच्चारण में संघर्ष और घर्षण दोनों चीजें होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें उसमें स्पर्श भी करे, टच भी करे, और हवा जो है दोनों के बीच से भी निकल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श और संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। जैसे जैसे चा, छा, जा, झा, ड़ा, ये क्या है? स्पर्शी संघर्षी। उष्मा व्यंजन क्या है? उष्मा का सामान्य अभिप्राय गर्म। पहले भी कहा गया था कि कई बार उच्चारण करने पर यानी अव्यय बहुत निकट आ जाता है, यानी वायु घर्षण करके निकलती है। ऐसी स्थिति में घर्षण की क्रिया से मुख से, यानी जैसे कह रहे हैं भाई मेरे, अगर मैं किसी वर्ण का उच्चारण करूं और हवा टकरा करके बाहर निकलती है और गर्म हवा निकलती है, इसी को उष्मा व्यंजन कहते हैं। जैसे उष्मा व्यंजन उसको भी कहते हैं कि जिन व्यंजनों को बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जैसे सा, हा, ठीक है, इनको बोलने में क्या लगती है? एनर्जी लगती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उष्मा व्यंजन बोलते हैं। यानी ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और ज्यादा ताकत लगाने से इनकी जो हवा निकलती है वो गर्म होती है, इसलिए उसको उष्मा व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए अंतस्थ क्या है? कुछ व्यंजन के उच्चारण के समय जीवा, तालु, दांत, होंठ के निकट तो आते हैं किंतु कहीं स्पर्श नहीं करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यानी मैंने किसी व्यंजन का उच्चारण किया और व्यंजन के उच्चारण करने से जीभ है, तालु है, दांत है, होंठ है, इनके निकट तो हवा तो आती है लेकिन इनको टच नहीं करती, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्ध स्वर कहते हैं, जैसे या, रा, ला, वा, ये चार क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अर्ध स्वर क्या है? अर्ध स्वर के उच्चारण के में जीवा स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर ओर उठती है, इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर, पार्श्विक, लुंठित, जैसे इसमें दे रखा है, इस प्रकार के कुछ दे रखे, लेकिन इसमें खास तौर से सारे नहीं लिखना। जैसे प्रणयता के आधार पर क्या, जैसे अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण वाले लेना, देखो
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में से कम मात्रा में वायु निकलती है, जिनके उच्चारण में श्वास बल व्यंजन से कम रहता है, अल्प प्राण। जिस व्यंजन के उच्चारण में हवा कम निकलती है उसको अल्प प्राण बोलते हैं। जैसे का, गा, चा, छा, टा, ठा, टा, डा, ता, ना, ता, था, दाना। ठीक है। महाप्राण क्या है? जिस व्यंजन का उच्चारण करो उसमें जो हवा है मुख विकार से ज्यादा मात्रा में निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। महाप्राण जैसे महाप्राण व्यंजन कौन थे? जैसे खा, घा, छा, झा, टा, ठा, धा, ना, पा, भा। इस प्रकार के महाप्राण है। तो इतना लिख लीजिएगा। जो खास तौर से घोष क्या है? घोष व्यंजन वह है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाते हैं के कारण उनके बीच हवा में कंपन होता है, उनको घोष कहते हैं। जैसे गा, घा, चा, छा, ड़ा, टा, ठा, ढा, ढाणा। ठीक है। पा, फा, भा। यह अघोष क्या है? घोष व्यंजनों के बिल्कुल विपरीत जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका परस्पर दूर रहती है, जिनके उच्चारण के समय मुख में आने वाली वायु कोई कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, डा, ढा, तान्हा। ये क्या है? अघोष कहते हैं। यही इनको लिखना पड़ेगा। इतना ही लिखना पड़ेगा। आपका जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है इसी को लेकर के आपको लिखना पड़ेगा। यानी घोष क्या है, अघोष क्या है, महाप्राण क्या है, प्राण क्या है। ठीक है। स्पर्शी क्या है, संघर्षी क्या, अंतस्थ व्यंजन क्या, उसमें व्यंजन क्या है, इसी को आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें किस प्रकार से हवा इधर से उधर हो रही है, हवा का जो टकरा रही है, उसी के आधार पर क्या होता है? इसमें परिवर्तन या जो चेंज होता है, होता रहता है। ठीक है। चौथे में आपको यही इसको क्या है? आंसर इसका लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? वचन विधान क्या है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। क्या है? वचन विधान क्या है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग क्या है? कर लेते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या? देखिए वचन विधान। देखो ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें जैसे वचन। वचन यानी कोई वाक्य बोलो। जैसे वाक्य, जैसे मैंने बोला लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़की दौड़ रही है, लड़कियां दौड़ रही हैं। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं यानी क्या है भैया? एक वचन है। क्या है? एक वचन है ना। जैसे मैंने सेंटेंस बोला यानी वाक्य बोला, लड़का दौड़ रहा है, यानी लड़का क्या है? एक लड़का दौड़ रहा है ना। जैसे किसी ने बोला लड़के दौड़ रहे हैं, भाई लड़के क्या है? एक से ज्यादा हो सकते ना, 2 हो सकते, 4 हो सकते, 6 हो सकते, 10 हो सकते, 12 हो सकते ना। जैसे कि लड़की दौड़ रही है, क्या बोला? लड़की दौड़ रही, तो भाई लड़की क्या? एक लड़की दौड़ रही है। ठीक है। जैसे कि लड़कियां दौड़ रही है, क्या? लड़कियां क्या है? दौड़ रही हैं। तो यानी क्या है? लड़कियां क्या है? ज्यादा हो सकती है, एक से अधिक है ना, 2 हो सकती, 4 हो सकती हैं। ये क्या है? एक प्रकार से वचन। ठीक है। हिंदी में जो है भैया 2 वचन होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के वचन है? हिंदी में 2 ही वचन होता है। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। क्या होता है? पहला होता है भैया क्या होता है? एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? लिखो। एक वचन किसे कहते हैं? ध्यान सुनना। जो संज्ञा पद, जो एक संज्ञा पद का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिसमें किसी एक के बारे में पता चले, जो संज्ञा पद का बोध, जो एक संज्ञा पद का बोध कराए उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे पंखा, किताब, बकरी, घोड़ा क्या है? एक वचन है, एक वचन है। जैसे किसी ने बोला मोबाइल, किसी ने बोला मोबाइलें। ठीक है। ठीक, एक मोबाइल क्या है? तो एक हो गया, मोबाइलें बहुत सारी होगी ना। अब जैसे किसी ने बोला, जैसे किसी ने बोला भाई बोतल, और किसी ने बोला बोतलें। बोतल तो एक हो सकती ना। किसी ने बोला बोतल ले आना, तो बोतल तो एक बोतल लाएगा। बोला बोतलें ले आना, कितनी बोतलें? 2, 4, 10, 12 कितनी आएंगी ना। क्या है? यानी जो संज्ञा पद का, एक संज्ञा पद का बोध कराए उसे हम एक वचन कहते हैं। यानी एक वचन में क्या है? यानी वस्तु हमारी क्या? सिंगल है, एक है जी, उसको हम एक वचन कहते हैं। दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं? जो एक से अधिक का बोध कराए, या एक से अधिक चीजों, यानी चीज जो है वह एक से ज्यादा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे घोड़ा था तो घोड़े हो गए, तो घोड़े भैया कई सारे हो सकते हैं ना, 10, 15, 20 हो सकता है। जैसे पंखा, पंखा है, पंखा एक वचन है, पंखे बहुवचन हो जाएगा। जैसे किताब एक वचन है, किताबें बहुवचन हो जाएंगी। जैसे बकरी, बकरी एक वचन है, बकरियां बहुवचन हो जाएंगी, बकरियां बहुत ज्यादा है ना। गणनीय संख्या पद के लिए बहुवचन, यानी जिनको भैया हम लोग गिन सकते हैं उनको बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कमरा, कमरे, वस्तु, वस्तुएं। अगणनीय को बहुवचन रूप में नहीं मानते। जैसे दूध,
देखो भैया, जिसको गिना जा सकता है उसी को हम बहुवचन में गिनते हैं। जैसे किसी ने बोला दूध दही, दूध दही को एक वचन बहुवचन नहीं होता है। यानी जिनको गिना जा सकता है, यानी जिनको गिना जा सकता है वही चीजें क्या होती हैं, बहुवचन होती हैं या कहलाएंगी। याद रखना, ठीक है। जैसे वचन प्रयोग संबंधी नियम क्या है, जैसे यानी आप किसी वचन का प्रयोग करें उसके कौन कौन से, जैसे लड़का खाना खा रहा है, लड़के खाना खा रहे हैं, बालक सो रहा है, दो बालक सो रहे हैं, लड़की खाना खा रही है, लड़कियां खाना खा रही हैं। जैसे लड़का खाना खा रहा है तो एक वचन, लड़के खाना खा रहे हैं क्या, बहुवचन, ठीक है। लड़की खाना खा रही है एक वचन, लड़कियां खाना खा रही है बहुवचन। लड़की भाई एक है ना, सिंगल है ना, लड़की खाना खा रही क्या, एक लड़की खाना खा रही है, लड़कियां खाना खा रही क्या होगा, बहुवचन हो गया। यानी उपयुक्त वाक्य में लड़का एक वचन और बहुवचन में लड़के, लड़की एक वचन और लड़कियां बहुवचन में आ जाती हैं। अगर हम लोग बात ना, जैसे जैसे कमरा, कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन, कुत्ता एक वचन, कुत्ते बहुवचन, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे बालक एक वचन, बालक का, जैसे पशु पशु, ठीक है, इसमें अकरांत आ जाएगा। स्त्रीलिंग जैसे लड़की, जैसे लड़की है एक वचन, लड़कियां बहुवचन है। जैसे नदी है, नदी एक वचन, नदियां हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी, गाड़ी एक वचन, गाड़ियां बहुवचन। जैसे कोई वस्तु है, वस्तुओं में देखो, जैसे मेज, मेज है एक वचन, मेजें बहुवचन, माला एक वचन, एक कोई वस्तुओं में हम लोग देख रहे हैं, मालाएं बहुवचन। जैसे बहु एक वचन, बहुएं बहुवचन, ठीक है। इस प्रकार से जैसे चिड़िया, चिड़ियाएं, बुढ़िया, बुढ़ियाएं, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ना, एक वचन और बहुवचन। जैसे एग्जांपल, जैसे लड़का खाना खा रहा है एक वचन, लड़के ने खाना खाया एक वचन, लड़कों ने खाना खाया बहुवचन। अब सुनो फिर से बोला हूं, लड़की खाना खा रही है एक वचन, लड़की ने खाना खाया एक वचन होगा, लेकिन लड़कियों ने खाना खाया बहुवचन हो जाएगा। ये क्या है, वचन विधान है, इसी को हम कोई बता, एक वचन और बहुवचन। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे लड़का, लड़का, लड़का से लड़के हो जाएगा, कमरा से कमरे हो जाएगा, भला से भले हो जाएगा ना। उसी प्रकार से जैसे घर है, घर से घरों, जैसे बोला कि उसका घर है, घरें। जैसे बोला लड़की, लड़कियां, पशु, पशुओं, बहन, बहनें। जैसे वो बोला कि मेरी मेरी एक बहन है, किसी ने बोला मेरी चार बहनें हैं, बहनें क्या ज्यादा है ना, ठीक है। जैसे बहु, बहुएं, ठीक है। इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन क्या होता है, क्या होता है जी, एक वचन या बहुवचन के रूप में हम लोग इनका क्या है कहते हैं। और ये वचन विधान आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, उसमें स्त्रीलिंग के आधार पर, पुल्लिंग के आधार पर, वस्तु के आधार पर, इसके आधार पर आप एक वचन और बहुवचन इसमें क्या है बता सकते हैं। और यह वचन विधान भी आपके एग्जाम में आ सकता है और इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया ना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जो हमारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भैया, विशेषण और उनके प्रकारों का परिचय दीजिए। क्या है, विशेषण, विशेषण भैया जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे को हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि लड़का काला है, तो लड़के की विशेषता किसने बता दी, काले ने बता दी। तो क्या है, लड़का काला है, तो लड़की की विशेषता कौन, काला क्या है, विशेषण है। जैसे बोला कि लड़की गोरी है, तो गोरी क्या है बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है। जैसे किसी ने बोला पानी ठंडा है, क्या है, क्या बोला जी, पानी ठंडा है, तो ठंडा क्या बता रहा, पानी की विशेषता की पानी जो है ठंडा है। समझ रहे हो। इस प्रकार से विशेषण यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते उसे विशेषण कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया, छठा क्वेश्चन क्या है, विशेषण और उनके प्रकारों का परिचय दीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको, एग्जाम में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे। यहाँ पर देखिए क्या, विशेषण और उसके प्रकार, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। देखो सबसे पहले जब पूछा गया विशेषण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले लिखो भैया भूमिका। क्या लिखोगे, सबसे पहले भूमिका लिखोगे। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है, उसके प्रयोग से संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती। जैसे सफेद घोड़ा कहने से घोड़े सफेद की विशेषता प्रकट होती है, यानी इसका बोध कराता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की, देखो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या बोलोगे भैया, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इतनी आपको क्या लिखनी है, भूमिका में लिखना। उसके बाद लिखना विशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद क्या लिखोगे, विशेषण किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, क्या लिखोगे,
विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर स्थिति में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या बोलोगे? विशेषण किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या है कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर स्थिति में संज्ञा और सर्वनाम की क्या है? विशेषता बताता है। तो विशेषण कितने प्रकार के हैं भैया? विशेषण 4 प्रकार के हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4। 4 क्या? जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो विशेषण कितने हैं? अगर हम लोग बात करें प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक, जो किसी का गुण बताए, जैसे बता रहा गोरा है, काला है, ठीक है, गुण बता रहा है। जैसे बोला कि रमेश ईमानदार है, तो रमेश की विशेषता क्या बता रहा है कि भैया उसका गुण बता रहा है कि रमेश बहुत ईमानदार है, ठीक है, ये गुण बता रहा है। जिसे संख्या बताए, ठीक है, जब बोला 7 कारें खड़ी हैं, क्या 7 बता रहा ना, कारों की विशेषता क्या 7 हैं, क्या संख्यावाचक। परिणामवाचक यानी जो परिणाम यानी रिजल्ट को बताए। विशेषण 4 होते हैं, क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और किस आधार पर? प्रयोग की दृष्टि के आधार पर, ठीक है, और सर्वनामिक विशेषण जिसको संकेतवाचक भी कहते हैं। देखिएगा गुणवाचक विशेषण क्या? देखो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषणों से पदार्थ के, देखो जिन विशेषण से पदार्थ का भैया गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण, जैसे अच्छा, बुरा, पापी, दुष्ट, सरल, सफेद, पीला, यानी रंगों का, सुंदर है, कुरूप है, ऊंचा है, नीचा है, गूंगा है, बहरा है, लंबा है, चौड़ा है, ये क्या है? इस प्रकार के शब्द अगर बता रहे हैं तो उनको वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। जो विशेषण किसी व्यक्ति के गुण का बताए, रंग का बताए, आकार का बताए, उसकी अवस्था बताए, इसका रूप बताए, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? जैसे अच्छा, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट। अगला इसी में रंग बता, जैसे लाल, पीला, सफेद, काला, आसमानी, धानी। और सुंदरता रूप बता रहा, जैसे सुंदर है, कुरूप मतलब अच्छा नहीं है, कुरूप उसको बोलते हैं। ऊंचा, नीचा, जैसे उसका आकार बता रहा, जैसे भाई बहरा है, कम सुनाई देता है, जैसे लंबा, चौड़ा, तिकोना, दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताजा, इस प्रकार से क्या है? ये सब गुण बता रहे हैं। अगला कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है भैया? संख्यावाचक। जिस जिस विशेषण से किसी नहीं, जिस वस्तु की यानी ऐसा विशेषण जो किसी की संख्या का बोध कराए, उसे कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण। जैसे 3 लड़के, 4 लोग, 10 गुने, क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? जिस विशेषण से जो किसी संख्या की विशेषता बता रहा है, कितनी संख्या है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 7 केले, 20 कुर्सियां, पहला लड़का, 5वीं लड़की, तृतीय श्रेणी, क्या है? ये सब क्या बता रहा है? एक प्रकार की संख्या बता रहा है। क्या बता रहा जी? ये संख्या बता रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अगला देखो संख्यावाचक विशेषण के बाद हम अगला हमारा रहेगा सर्वनामिक विशेषण। क्या है? तीसरा क्या है विशेषण? सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द की विशेषता की भांति प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या बोलोगे? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त यानी यूज होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का, जैसे यह क्या है? एक प्रकार का बता रहा है। वह आदमी मेरा दोस्त है, मुझे कुछ दवाइयां चाहिए, कोई बच्चा सो रहा है, क्या है? सर्वनामिक, यानी ऐसा विशेषण जो सर्वनाम की तरह यूज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको क्या बोला जाता है? वह सर्वनामिक विशेषण है। ऐसा विशेषण जो किसी प्रकार से, यानी ये ऐसा विशेषण है जो सर्वनाम की तरह यूज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में विशेषण पूछा भी जा सकता है। अरे 10 नंबर में आएगा। ठीक है, इसको लिख कर के आना, 2-2.5 पेज अच्छे से बना कर क्या लिखेंगे, और उदाहरण तो जरूर लिख कर के आना, कोई उदाहरण छोड़ेगा नहीं। इस बात का आपको क्या करना है? विशेष ध्यान रखना है। उदाहरण आपको लिखना ही लिखना है। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? पदक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी पदक्रम क्या होता है? 7वां क्वेश्चन क्या है? पदक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन 10 नंबर का है,
इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, पदक्रम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अगला जो देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या था, पदक्रम क्या, देखिएगा पद एक वाक्यगत इकाई है। पद क्या है, एक वाक्य होता है। पद का स्वरूप और प्रकार वाक्यों के संदर्भ में समझा जा सकते हैं। पद को हम लोग भैया वाक्य के रूप से समझ सकते हैं। जब शब्द के लिए वाक्य के संदर्भ में आवश्यकता नहीं होती है, शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, वह वाक्य पदों का निर्माण करते हैं। वास्तव में वह शब्द जो वाक्य शब्द समूह जिसका व्याकरण प्रकार वाक्यों में निश्चित, ये हर जो शब्द होता है वो क्या भैया वाक्य बनता है। और वाक्यों का क्या है, प्रकार से क्रम होता है। हिंदी विशेषणात्मक भाषा है, इसमें पदक्रम का बड़ा, हिंदी में कह सकते हैं भैया पदक्रम का क्या है, बड़ा महत्व है। पदक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाने के, यानी पदक्रम में कह सकते हैं, यानी जो पद लिखे गए, यानी जो वाक्य लिखे गए हैं, वाक्य में अगर इधर से इधर थोड़ा सा हो जाएगा तो अर्थ का क्या हो जाता, अनर्थ, यानी गलत हो जाएगा। वाक्यों में पदों का उचित स्थान पर होना पदक्रम है। यानी किसी भी वाक्य में क्या बोलोगे, किसी भी वाक्य में जो पद हैं, यानी जो पद हैं वो अगर सही जगह पर हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पदक्रम। वाक्यों में पद का उचित स्थान पर होना ही क्या है, पदक्रम है। वाक्य रचना करते समय, जैसे किसी वाक्य को लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो, तो उसको लिखते समय कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण आदि को सही क्रम से रखना ही इस बात को बताता कि पदक्रम है। यानी जैसे मैं किसी वाक्य को लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, राम घर जाता है, मोहन खाना बनाता है, सीता स्कूल जाती है। यानी अगर मैं किसी वाक्य को लिख रहा हूं, वाक्य को लिखते समय अगर मैं कर्ता का, कर्म का, क्रिया का, विशेषण का आदि क्रमों का अगर मैं ध्यान रखता हूं, ये क्या है, इसी को पदक्रम के रूप में है। क्योंकि अगर मैं पदक्रम का, यानी मैं अगर बताऊं, अगर मैं कर्ता का, कर्म का, क्रिया का, विशेषण का अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा, तो जो मैं पद लिखूंगा उसका कोई मतलब सही से निकलेगा नहीं। वहां क्या भैया अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। यह भी ध्यान देने की बात है, क्या बोला है, यह भी ध्यान देने की बात है कि परासर्ग सहित पदों को हस्तांतरण किए जाए तो अर्थ में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए, जैसे मोहन सोहन को पीटता है, वाक्य में सोहन को पद का हस्तांतरण बदलने से सोहन को मोहन पीटता है वाक्य बनेगा। इसमें कोई एक कई बार पदक्रम में अगर परिवर्तन कर दो तब भी वाक्य पर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो जैसे बोला किसी ने, भाई मोहन सोहन को पीटता है, तो सोहन मोहन कर दो या मोहन सोहन कर दो, इस प्रकार से वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कई बार कह सकते कि वाक्य में अगर शब्दों को इधर उधर छेड़ दिया जाए तो पदक्रम में क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे शिकारी दौड़ रहा था, शेर दौड़ रहा था, यदि दौड़ते हुए पद को बदल दिया जाए तो शिकारी पहले आ जाए तो अर्थ निश्चित हो जाएगा। दौड़ते हुए शिकारी ने शेर को मारा, वाक्य में शिकारी दौड़ रहा था ना कि शेर दौड़ रहा था। इसी प्रकार से अन्य को नहीं, क्या है कि भाई अगर पदक्रम क्या है, पदक्रम एक प्रकार से जो कह सकते कि भाई जो एक प्रकार से जो क्रिया है, कर्ता है, कर्म है, विशेषण है, उसका सही क्रम से होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे शुद्ध वाक्य क्या है, जैसे अशुद्ध क्या, जैसे अशुद्ध वाक्य इसने बता रखा है, जैसे मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए, बिल्कुल सही शब्द है क्या, जैसे शब्द क्या है, मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए। और गलत क्या है, अगर इसको गलत कर देंगे, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यानी इधर से उधर कर दोगे तो भैया अर्थ का बदल जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखो, उसे फूलों की एक माला खरीदनी है, क्या बोला मैंने, उसे फूलों की एक माला खरीदनी है, उसे एक फूलों की माला खरीदनी है, तो बदल गया ना, तो बदल जाता है। तो शुद्ध वाक्य कहते हैं, शुद्ध वाक्य है, यह गाय का असली दूध है, क्या है, यह गाय का असली दूध है। अब गलत वाक्य क्या बनेगा, इसको अगर बदल देंगे तो क्या बदल जाएगा, हो यह असली गाय का दूध है, यह असली गाय का दूध है, बदल गया ना। अशुद्ध वाक्य देखो, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ, इससे ऐसा लगता है कि माल की चोरी पुलिस ने की है। यानी कई बार अगर शब्द बदल दोगे तो उसका क्या होगा भैया, मतलब पता चलेगा। चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ, ऐसे लिखना पड़ेगा, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ, ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ। अगर ऐसा कोई लिख देगा कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद, तो पता जाए भैया कि पुलिस ने चोरी किया था, क्या है, ये अर्थ का क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर मैं एक वाक्य बोलूं ना, जैसे
भगाई गई औरतों के प्रति मंत्री द्वारा सहानुभूति व्यक्त की गई। मंत्री द्वारा भगाई गई औरतों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो गया। जैसे बोला गया वाक्य क्या, सही वाक्य क्या, देखो भगाई गई औरतों के प्रति मंत्री द्वारा सहानुभूति व्यक्त की गई और मंत्री द्वारा भगाई गई औरतों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। तो किसका क्या अर्थ क्या हो जाए, यानी पद क्रम जो है वह बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर हम यानी एक इधर से उधर कर देंगे तो उसका जो मतलब है अर्थ का भैया अनर्थ हो जाएगा। जैसे वाक्य बोला था भाई कि जो भगाई गई औरतें थी उसके प्रति मंत्री जी ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन अगर वहां पर पहले मंत्री आ गया तो मंत्री द्वारा भगाई, भाई मंत्री ने थोड़ी औरतें भगा रखी ना, तो यहाँ पर उसका मतलब ही पूरा बदल जाएगा। यही कह सकते हैं कि पदक्रम है, पद के क्रम को हमें क्या रखना है, बिल्कुल सही रखना है। क्योंकि हिंदी में अगर हम लोग बात करें कर्ता क्रिया कर्म विशेषण का है, बिल्कुल सही जगह पर आएंगे तभी उसका पदक्रम क्या रहेगा, सही बनेगा। अगर पदक्रम हमारा सही नहीं है तो हमारा जो वाक्य का मतलब है वह बदल जाएगा और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कुछ बोलोगे तो उसका मतलब कोई कुछ भी निकाल सकता है और उसका अर्थ कोई कुछ भी निकाल लेगा। यही हमारा क्या भैया पदक्रम है। और एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, पदक्रम क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया को बताओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर इस आंसर को भी देखते हैं, इसको कैसे आपको लिखना रहेगा। हमारा क्या, भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया। देखो भाषिक संप्रेषण क्या है, देखो संप्रेषण क्या था, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, वो होता संप्रेषण। और भाषिक संप्रेषण क्या है, यानी भाषा के जरिए जो संप्रेषण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भाषिक संप्रेषण। भाषिक संप्रेषण का मतलब जैसे मान लीजिए कि हिंदी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हिंदी क्या, हिंदी तो एक भाषा है। और हिंदी संप्रेषण का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, उसी को हम लोग कहते हैं संप्रेषण, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बातचीत करना। ठीक है, क्या है, कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं संप्रेषण। और भाषिक संप्रेषण एक प्रकार से किसी भाषा में किया गया जो संप्रेषण है वो भाषिक संप्रेषण होता है। देखो अब बात आती है संप्रेषण करने के लिए भैया 2 लोगों की जरूरत है। पहला 2 लोगों की जरूरत क्या संप्रेषण के लिए, एक तो वक्ता यानी जो व्यक्ति बोल रहा है, क्या है, संप्रेषण करने के लिए 2 व्यक्तियों का होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 व्यक्तियों में कह सकते हैं एक व्यक्ति जो बोल रहा है, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने भाई किसी को बोला कि खाना खा लिया, भाई अब मैंने तो बोल दिया, वक्ता था। अब एक व्यक्ति ने उसको सुना, तो उसने सुना, अब उसका क्या करेगा, वो आंसर देगा, रिप्लाई करेगा, हाँ मैंने खाना खा लिया। तब इस संप्रेषण क्या होगा, पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि संप्रेषण में 2 लोगों का होना जरूरी है, एक वक्ता होता है और दूसरा श्रोता होता है। यानी एक बोलता है, दूसरा सुनता है और सुनकर के फिर क्या करता है, उसका रिप्लाई करता है। यही क्या होता है संप्रेषण। संप्रेषण इसी प्रकार से क्या है, चलता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग फोन पर बातचीत नहीं करते, जैसे कॉल करते किसी को, हमने फोन कर दिया, तो फोन पर भी तो हम लोग संप्रेषण करते हैं। जैसे मान लिया आपने किसी को फोन मिलाया, तो आपने बोला इधर से हेलो, उसने बोला भैया हेलो, बोला तुमने बोला कैसे हो, उसने बोला सब ठीक ठाक है। यानी क्या है कि तुम एक, जब देखो, यानी संप्रेषण में 2 का होना बहुत जरूरी है, कम से कम एक वक्ता और एक श्रोता का होना अनिवार्य है। इसलिए संप्रेषण की प्रक्रिया में उच्चारण और श्रवण दोनों होता है। यानी एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है और फिर सुनकर के वो क्या करता है, अपने जवाब को देता है, अपने आंसर को देता है। ये भाषिक संप्रेषण। भाषिक संप्रेषण यानी किसी भाषा में किया गया जो संप्रेषण है वही हमारा भाषिक संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, जो संप्रेषण कौशल को ही परिपुष्ट करता है। ठीक है, संप्रेषण कौशल में भाषोत्तर क्या है, भाषिक संप्रेषण में क्या भैया, स्वर शैली। जो भाषिक संप्रेषण करते समय उसकी प्रक्रिया, यानी जैसे कोई किसी भाषा में अगर तुम संप्रेषण कर रहे हो तो आप जो भाषा बोल रहे हो वो अच्छी तरीके से आपको बोलनी आनी चाहिए। पहली बात तो रही, तभी तो संप्रेषण होगा। एक बात बताओ, अगर भाई मैं किसी से हिंदी भाषा में बात कर रहा हूं तो मेरी हिंदी बोलने की जो शैली है, जो तौर तरीका है, वह बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी तो दूसरा व्यक्ति समझ पाएगा। नहीं तो दूसरा व्यक्ति कह सकते हो समझ नहीं। स्वर शैली, दूसरा स्वरों की प्रबलता। यानी स्वर जो है वह एक प्रकार से प्रबल होने चाहिए। ठीक है, बोलने का तौर तरीका सही होना चाहिए।
आरोह अवरोध यानी स्वर को देखो, आरोह अवरोह का मतलब जैसे जैसे अगर बताओ, जैसे तुमने गाने वाने सुनोगे ना, तो जैसे कोई गाना होता है, जैसे मान लो पहले धीमे बोलेगा, फिर तेज बोलेगा, फिर धीमे बोलेगा, फिर तेज बोलेगा। आरोह अवरोह इसी को बोलते हैं। यानी किसी, जैसे हम लोग किसी से बातचीत करते हैं तो किसी स्वर को कब ज्यादा बोलना है, कब ऊंचे में बोलना है, कब नीचे में बोलना है, इसी को यानी स्वर यानी संप्रेषण करते समय हमें आरोह अवरोह का ध्यान रखना चाहिए। स्वरों की प्रबलता यानी स्वर कहाँ पर आपको सही ढंग से बोलना, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। स्वर, आप जिन स्वरों का प्रयोग कर रहे हैं, स्वर का सही से उनकी शैली, उसका बोलने का जो तौर तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। और संप्रेषण करते समय हमें भाव भंगिमा क्या है, जैसे मान लीजिए तुमने किसी को बातचीत कर रहे हो तो तुम्हारे भाव भी झलकने चाहिए। जैसे तुम किसी को, भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो भाई आपको झलकना भी चाहिए, आप करते हैं। जैसे आपने बोला किसी को गुस्से में तुम बोल रहे हो, तो तुमने गुस्सा का यानी भाव भंगिमा इसको बोलते हैं, आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अंग चलन, जैसे ज्यादातर लोगों को देखोगे जब वो बातचीत करते हैं तो अपने हाथों को चलाते हैं। ज्यादातर देखोगे कि जो लोग होते हैं कि जब वो बातचीत करेंगे तो अपने हाथों को, ये भाव भंगिमा इसी में आती है। यानी वक्ता और श्रोता के बीच में एक प्रकार का एक आंगिक बात भी होती है। जैसे देखोगे, जैसे आपने नेताओं नेताओं को देखा होगा रैलियों में, देखते नहीं, नेता रैली में बोलता है तो भाई अपने हाथ को भी करा, चाहे किसी किसी को भी अगर आप देख लो, जो भी लोग पब्लिक मीटिंग में होते हैं, अगर जैसे अब अपनी बात कर लेता हूँ, मैं भी, मेरा भी हाथ चलता है, ठीक है। चाहे यहाँ पे तो मेरे सामने लैपटॉप है, फिर भी मेरा हाथ चलता रहता है, ठीक है। तो जो लोग बोलने में रहते हैं उनका हाथ जो है, जैसे भाषण वाषण देने में रहता है, जो लोग बातचीत करते हैं उनका हाथ जो है चलता रहता है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाव भंगिमा यही होती है, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई संप्रेषण तभी हो पाएगा जब आपका बोलने का तौर तरीका होगा, आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। जैसे मान लो तुम किसी से बातचीत कर रहे हो, तुम हिंदी में बोल रहे हो, फलाने की हिंदी नहीं आती, तो कैसे संप्रेषण होगा, नहीं हो पाएगा जी। संप्रेषण की प्रक्रिया में स्वर की प्रबलता होनी चाहिए, यानी स्वर को बोलने का आपका तौर तरीका अच्छा हो, ठीक है। तुम किसी स्वर को बोले नहीं पा रहे तो क्या संप्रेषण करोगे, ठीक है। आरोह अवरोह यानी किस स्वर को आपको कब तेज गति से बोलना, कब धीमा बोलना, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं, और आरोह अवरोह को कैसे समझोगे, जैसे अब बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि भाई किस स्वर को कब ऊंचा बोलना, कब नीचा कम करना है, यानी क्या है, जैसे आवाज की तेज धीम नहीं करते, उसी प्रकार से जब हम किसी बात, जैसे मान लो कोई गुस्से की बात है, भाई बोलो, अब हमेशा तुम कोई गुस्से में थोड़ी बोल रहा है, ठीक है। तो यानी क्या है, जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं तो कब कब हमें अपनी आवाज को स्लो करना है और कब हमें आवाज को अपनी उठाना है, इसको बोलते हैं ना। और यानी संप्रेषण करते समय हमारी जो भाव भंगिमा है, यानी शारीरिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है। जैसे किसी को गुस्सा दिखा रहे तो पता झलकना चाहिए। जैसे देखो ना कि देखोगे कोई लोग, कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई गुस्से में, तुमको देख करके पता जब फलाना गुस्से में है, ठीक है। चाल चलन, ये बॉडी लैंग्वेज इसको बोलते हैं ना, इससे भी कई लोग बात करते हैं ना, देखा होगा ना, ठीक है। सफल और प्रभावी संप्रेषण तभी संभव होगा जब वह भाषिक और भाषिक दोनों होगा। कह रहे भैया बातचीत करते समय तो हम शब्दों को बोल तो रहे, लेकिन वह हमारा भाव भी झलकना चाहिए, समझ रहे हो, तभी हमारा संप्रेषण बेहतर तरीके से हो पाएगा। नहीं बोलते समय, संप्रेषण करते समय तो भैया हम भाषा तो बोल तो रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से जो आभाषिक संप्रेषण है, यानी आपके जो शरीर के हाव भाव हैं, शरीर का जो वो बॉडी लैंग्वेज है, वह भी उस भाषा के साथ क्या मैच करनी चाहिए, समझ रहे हो, तभी आपका जो एक प्रकार से संप्रेषण होगा, हो पाएगा। और संप्रेषण करने के लिए भैया दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। क्या है, एक तो हो गया भैया वक्ता और दूसरा हो गया श्रोता, दो तो जरूरी हैं, ठीक है। और वक्ता श्रोता के बीच में और एक क्या होगा, माध्यम का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ बोल रहा हूं, अब मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूं, मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग श्रोता, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन बीच में माध्यम क्या है, बीच में माध्यम कह सकते हैं यूट्यूब का माध्यम है, या इंटरनेट के माध्यम से आप हमें सुन पा रहे हैं, माध्यम तो ये ना, या आप गूगल मीट के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं ना, तो क्या है, माध्यम है। यानी संप्रेषण की प्रक्रिया जो होती है, जैसे मैं बोला, किसी माध्यम से आपके पास संदेश गया, आपने संदेश को सुना और फिर आपने रिप्लाई किया, वो रिप्लाई मेरे पास आया, फिर मैंने कुछ बोला, फिर माध्यम से होता हुआ आपके पास गया, आपने सुना, आपने उसका रिप्लाई किया। तो इस प्रकार से जो होता संप्रेषण है, वह लगातार क्या है, एक प्रकार से सर्कल में चलता रहता है। कैसे चलता रहता है जी, जिस प्रकार से एक सर्कल नहीं होता है, गोल घेरा नहीं होता है, उसी प्रकार से जो संप्रेषण है वह लगातार क्या है, सर्कल के रूप में क्या है, चलता रहता है। एक सर्कल के प्रकार में अगर हम लोग बात करेंगे, सर्कल के प्रकार से वह घूमता रहता है, कि जो भी क्या होता है, संप्रेषण होता है। तो ये भाषिक संप्रेषण आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और इसको आप सभी को हेडिंग बना करके लिखना है। कैसे लिखना है,
हेडिंग बना बना के आपको क्या करना है, इसके आंसर को लिखेगा जब भी आपसे भाषिक संप्रेषण पूछा जाए। यानी जो क्वेश्चन है लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैंने शुरू में बताया 2-2.5 पेज आपको अच्छे से बना करके इसको लिखना पड़ेगा। जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ, हेडिंग को आप हेडिंग सारी बनाइए और हेडिंग को बना करके आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सप्लेन करते चले जाना है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्या लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, नोट्स में क्या लिखा है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अंतिम प्रश्न अनिवार्य है, यानी 9वां क्वेश्चन करना जरूरी है और उसमें से 2 लिखने पड़ेंगे 5-5 नंबर के, और 5-5 नंबर का लिखने के लिए मात्र 1 पेज लिखना है। यानी अंतिम क्वेश्चन ही 9वां क्वेश्चन क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे का क्या है, भाषा में प्रतीक व्यवस्था, वर्ण और लिपि, ठीक है, महाप्राण व्यंजन और कर्म कारक। ठीक है, इन चारों में से, और ये चारों क्या 5-5 नंबर के, कितने कितने नंबर के हैं जी, 5-5 नंबर के आए हैं। ठीक है, और 5 नंबर के लिए मात्र 1 पेज लिखना। कितना लिखना है, मात्र 1 पेज लिखना। और ये 1 पेज लिखने के लिए हमें भूमिका और निष्कर्ष लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और 9वां क्वेश्चन हर बार क्या रहेगा, इसीलिए एग्जाम लिखने बैठो, एग्जाम देने जाओगे तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो नोट्स जरूर पढ़ना कि भाई कितने क्वेश्चन करने, कौन कौन सा करना, कौन कौन सा नहीं करना है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर यानी जो आपका 9 क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग सबसे पहले वर्ण और लिपि को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से 2 करना है, 2 मैं आपको करवा देता हूं। चलिए हम लोग वर्ण और लिपि को कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम लोग खा कर लेते हैं, वर्ण और लिपि, क्योंकि इसमें से 2 करना रहेगा, 2 करना आपके लिए क्या है, जरूरी है, तो 2 करना आपके लिए जरूरी है। चलिए हम कर लेते हैं, इसमें वर्ण और लिपि को देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ण और लिपि देखो, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कई अर्थ हैं। जैसे अगर वर्ण पता क्या है, जैसे हिंदी में छोटा बड़ा, बड़ा छोटी, का खा गा घा, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप देखें हिंदी में देखो 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ई, उ, ए, आए, औ, औ, अं, आह, ये कितने हो गए, ये हमारे हिंदी में कितने हैं, 11 स्वर हैं, ये वर्ण है। और साथ में व्यंजन है, व्यंजन का खा गा घा ड़ा, चा छा जा झाना, टा ठा दा धाना, पा फा बा भा मा, यारा लावा सा, ये जितना है ऐसा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोला था भाई मेरे, वर्ण बोला जाता है। ठीक है, ये वर्ण है। और लिपि क्या होती है, लिपि समझो, लिपि का मतलब जिसमें भाषा को लिखा जाता है। क्या बोलोगे, जिसमें भाषा को लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्या बोलोगे, हिंदी भाषा को देवनागरी, कौन भैया, देवनागरी में लिखा जाता है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में वर्ण क्या होगा, जैसे ABCDEFG, ये वर्ण हिंदी का। और इंग्लिश को किसमें, कौन सी लिपि में लिखा जाता है, उसको रोमन में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, अंग्रेजी की कौन सी लिपि है जी, रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है, रोमन में लिखा जाता है। उसकी लिपि हमारी क्या बनेगी, रोमन बनेगी, कि रोमन में लिखते हैं हम, खास तौर से इसमें रोमन में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देकर के बताऊं, जैसे मान लो भैया, जैसे मान लो राम लिखना, RAM, राम तो लिखा है, RAM राम तो लिखा है, लेकिन किसमें लिखा है, रोमन में लिखा है। लिपि, जैसे लिपि का मतलब, लिपि उसको बोलते हैं कि जिसमें भाषा को हम लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। वर्ण क्या है, यानी वर्ण या एक प्रकार से अक्षर होते हैं, अक्षर, जैसे का खा गा घा, छोटा बड़ा बड़ी, ये हमारे क्या है, वर्ण है। लिपि क्या है, लिपि यानी भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है और हिंदी को हम देवनागरी में लिखते हैं। जैसे का खा गा घा, छोटा बड़ा बड़ी, ये सब क्या है, ये देवनागरी के वर्ण है। और देवनागरी की लिपि यानी देवनागरी में हम, जैसे मैंने लिखा राहुल, रा पे आक मात्रा, हा और उ और ला लिख दा, क्या होगा, राहुल। राहुल किस में लिखा है जी, ये देवनागरी में लिखा, किस में लिखा है, देवनागरी में लिखा है। तो क्या है, वर्ण और लिपि, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और सिर्फ 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। और 5 नंबर को लिखने के लिए आपको सिर्फ 1 पेज लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, मात्र 1 पन्ने लिखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर अगर बताऊं, भाषा में प्रतीक व्यवस्था, इसका का कर लेते हैं, का वाला जो है, इसका जो का है, खा तो मैंने करवा दिया, वर्ण और लिपि क्या होता है, इसका का कर लेते हैं, क्योंकि 2 करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 पेपर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कंपलसरी है।
क्या है क्वेश्चन नंबर करना कर, बाकी 4 कर लो, ठीक है, ये कंपलसरी रहेगा, इसको तो करना है। तो हम का कर लेते हैं, का क्या भाषा में प्रतीक व्यवस्था, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में है। देखो ये जैसे रहा प्रतीक व्यवस्था, भाषा में यही चैप्टर नंबर फर्स्ट में है, पेज नंबर 8 पे है, ठीक है, भाषा प्रतीक की व्यवस्था। यह ध्यान रहे कि कोई भी भाषा प्रतीकों की केवल लड़ी या समूहों नहीं वरना उसकी व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए हिंदी में राम मोहन को पीटता है, वाक्य में राम कर्ता के रूप में पहले आता है और मोहन कर्म के रूप में बाद में आता है, फिर क्रिया पीटती आती है। इस प्रकार हिंदी में आंतरिक व्यवस्था कर्ता कर्म क्रिया है। राम सेब खाता है, हर भाषा में अपनी व्यवस्था होती है। अंग्रेजी भाषा की व्यवस्था कर्ता कर्म क्रिया है, ठीक है। इस प्रकार प्रतीक व्यवस्था को आंतरिक व्यवस्था भी, प्रतीक व्यवस्था यानी किसी भी भाषा में क्रिया पहले कर्म कर्ता कर्म क्रिया किस प्रकार से आती है, इसी को बोलते हैं प्रतीक व्यवस्था। क्योंकि किसी भाषा में जो वाक्य होते हैं, किसी भाषा में जो वाक्य होते हैं, हिंदी में क्या भैया, हिंदी में प्रतीक व्यवस्था क्या है, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। क्या आएगा, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। लेकिन उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी में बात करें तो सबसे पहले अंग्रेजी में कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, प्रतीक व्यवस्था। कि भाई कि किसी भाषा में जब हम लोग किसी वाक्य को लिखते हैं तो वाक्य का जो पदक्रम है, ठीक है, पदक्रम है, वह प्रतीक किस प्रकार से आएगा। तो हिंदी में प्रतीक व्यवस्था कैसे है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले प्रतीक व्यवस्था कैसे, सबसे पहले कर्ता आएगा, सबसे पहले क्या कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी और फिर कर्म आता है। ये क्या है, प्रतीक व्यवस्था है। और प्रतीक व्यवस्था को आंतरिक व्यवस्था भी हम लोग है क्या है कहते हैं। तो ये प्रतीक व्यवस्था आपको 5 नंबर का पूछा गया है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने इसका 2 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। महाप्राण व्यंजन क्या है, कर्म कारक क्या है, आप लोग ये 2 आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो लगभग पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है। इसी प्रकार से जितने क्वेश्चन पेपर है, कोशिश रहेगी मैं 3-4 दिन में सारे क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करवा दूंगा। एक क्वेश्चन पेपर आज मैंने सोल्व करवा दिया। इसी प्रकार से आपको लगातार क्लास मिलती रहेगी। इसी प्रकार से मैं आपको जून 2023 के, दिसंबर 2022 के, जून 2022 के जितने 3-4 क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करवा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको पूरा आइडिया हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसको करके जरूर जाइएगा और लगातार इस क्लास की आपको वीडियो भी मिलती रहेगी। और अब मैं आपको लगातार क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं सोल्व करवा देता हूं, इससे आप प्रिपरेशन कीजिए। 4-5 क्वेश्चन पेपर अगर मैं सोल्व करवा दूंगा तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। इसमें 9 के 9 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया है और इसको जरूर एक बार कर लीजिएगा। और अगली क्लास में भी आपको मैं बहुत जल्द आपको मिलता हूं और अगला क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक।